हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बच्चों, आज मैं यहाँ पे आपके सामने स्ट्रेट लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक्स लेके आया हूँ। ये टॉपिक्स हमारा होगा स्ट्रेट लाइन में। सबसे पहली बात तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के बारे में बात कर लेंगे। एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन से क्या बात होती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में बात करेंगे। फिर स्ट्रेट लाइन आगे जाएगा तो फिर हम लोग ये यहाँ पे ये देख लेंगे कि आपके पास पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एंड ए लाइन, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट एंड ए लाइन एंड एंगल बिटवीन लाइंस, स्लोपर का बात, वो सब कुछ यहाँ पे करने वाले बच्चों। तो ये लेसन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में लगने वाला है बच्चों। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन। आज इससे पहले हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन का आ चुका है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको एक बार जाके देखिए, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप उसको जाके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। स्टार्टिंग से लेके मैं काफी सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे पिछले लेसन में। आज भी मैं पहले तो थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट जो भी थ्योरीज है वो बताऊंगा और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। तो ये लेसन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। जो भी जेई मेंस या एडवांस के एग्जाम्स आने वाले हैं बच्चों, उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप इस लेक्चर्स को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ये। ठीक है, आपको डायरेक्टली यहाँ से मतलब एक क्वेश्चन तो आते ही है स्ट्रेट लाइंस में। आप इसको देखिए, आपके वो क्वेश्चंस बनेंगे, 100% बनेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस बनती है, बट आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स होती है बच्चों यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस में, तो वो चीज भी सारा के सारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि क्या क्वेश्चंस बोल रहे हम लोग फिगर आउट नहीं कर पाते, कैसे बनाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चंस को। तो बच्चों आप मेरे साथ आप यदि बने रहते हैं लास्ट तक, तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये मेरा स्ट्रेट लाइन का लेक्चर था। मैं फिर सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला भी यहाँ पे लेके आने वाला हूं बच्चों। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी लेसन आपके सामने लेके आता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे बच्चों। ठीक है, और आप इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। चलिए हम लोग टॉपिक पे डायरेक्टली वे में आते हैं। हम लोग के पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिसेज। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिसेज है, इसमें नंबर 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस या ट्रांसलेशंस भी कहीं कहीं बोलते हैं इसको। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मैं इसको दूसरा नाम से क्या जान सकता हूं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का शिफ्ट हो जाता है, मतलब क्या, देखिएगा मैं यहाँ पे आपके सामने बोलता हूं कि मान लो कि ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, कोई एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है बच्चों, आपके पास कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट है पी एक्स वाई। ओके, ये कोई पॉइंट है पी एक्स वाई। अब क्या बोला गया कि लीनियर, लीनियर मतलब आपके पास एक्स एक्सिस को लीनियरली ट्रांसलेट करा जा रहा है, वाई एक्सिस को लीनियरली ट्रांसलेट करा जा रहा है। तो मान लीजिए कि एक नया कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूं मैं यहाँ पे। नया कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसा, ये आपके पास क्या एक्स डैश और ये वाला आपके पास क्या वाई डैश, यहाँ पे वाई डैश। ठीक है बच्चों, आप समझ पा रहे क्या करा मैं यहाँ पे, एक्सिस का ट्रांसलेशन करा दिया, ट्रांसलेट करा दिया बच्चों। तो यहाँ पे मुझे ये बताइए, जैसा आप ये काम कर रहे थे तो ओरिजिन तो पहले यहाँ पे था, लेकिन आप ओरिजिन तो ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट का कुछ नाम देना चाहोगे तो दे लो, कोई दिक्कत नहीं। ए अल्फा कमा बीटा ऐसा कुछ है, ए अल्फा कमा बीटा आपके पास है। अब क्या हुआ बच्चों, ओरिजिन पहले यहाँ पे था ओ 0,0, ये क्या है ओ 0,0 था, लेकिन अब ये शिफ्ट होके कहा ए पॉइंट पे चला गया, इसलिए इसका नाम है क्या, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। मतलब आपके पास ओरिजिन 0,0 से यहाँ पे ए अल्फा कमा बीटा पे आ चुका है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस यहां से ट्रांसलेट होकर यहाँ पे, वाई एक्सिस यहां से ट्रांसलेट होकर यहाँ पे आ गया। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, ओरिजिन, एक नया ओरिजिन बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं या आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। अब देखिए यदि ऐसा हुआ तो सर ये जो पहले पॉइंट था, ये जो पॉइंट था आपके पास पी एक्स वाई, किसके अकॉर्डिंग, ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो क्या अब नया कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा क्या, हाँ बच्चों ये तो चेंज हो जाएगा, बिकॉज जैसे आपको पता है कि ये लेंथ यहां से लेके यहां तक ये y था, लेकिन अब तो ये वाला लेंथ है मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं क्या इसको कोऑर्डिनेट का नाम चेंज करके ऐसा रख देता हूं, मान लीजिए पॉइंट तो P है, लेकिन इसको x डैश y डैश बोल देता हूं। कोई दिक्कत है बच्चों, बताइए। P पॉइंट नाम तो P, x y के बदले में क्या बोला, P x डैश y डैश बोला, ये नया वाला और ये पुराना वाला। ये वाला बच्चों क्या था, ओल्ड वाला, और ये क्या था, न्यू वाला। न्यू वाला क्या है, x डैश y डैश है। मुझे यहाँ पे ये बताइए कि यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग तो y होगा। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं, इसके अकॉर्डिंग तो ये y होगा सर, ये वाला पार्ट y है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग बताइए ये लेंथ कितना था, ये लेंथ तो y डैश था, ये कितना y डैश प्लस, और ये लेंथ कितना बच्चों आपके पास, यदि ये अल्फा को बीटा तो ये अल्फा और ये बीटा, तो आप क्या बोलने वाले थे यहाँ पे बीटा, कुछ ऐसा y इक्वल टू y डैश प्लस बीटा, y इक्वल टू y डैश प्लस बीटा, या आप ये बोल सकते थे y डैश इक्वल टू y माइनस बीटा, एक ही बात है, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। ऐसा कुछ देखिए नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास जो x डैश y डैश था पहले y डैश निकल के आ चुका है। अब मुझे इधर से बताइए ये लेंथ हमारे पास कितना, ये लेंथ इसके अकॉर्डिंग तो ये तो x था इक्वल टू, यहां पे ये वाला बताइए बच्चों ये कितना था x डैश था प्लस ये वाला पार्ट कितना था, ये वाला पार्ट अल्फा था, ठीक। आप या तो ऐसा बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, या यहाँ पे x डैश इक्वल टू क्या बोल सकते हो बच्चों x माइनस अल्फा बोल सकते थे। आपके पास जो P पॉइंट बना नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना x डैश y डैश कितना बच्चों x माइनस अल्फा कमा y माइनस बीटा, ये नया वाला बना, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बना आपके पास P x डैश y डैश। x डैश मींस आपके पास यहाँ पे बात कर सकते थे बच्चों, आपके पास x डैश मींस x माइनस अल्फा और y डैश मींस y माइनस बीटा। देखिए यहाँ पे ये नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, पुराना वाला क्या था x y था, नया वाला क्या हो गया x माइनस अल्फा y माइनस अल्फा हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, बस ये छोटा सा बात था, याद रख लीजिए आप, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं कि ये तो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, क्या मैं एक्सिस को रोटेट भी कर सकता हूं, क्या एक्सिस को रोटेट करूंगा तो हमारे पास जो पॉइंट था px, y उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो भी मैं यहाँ पे देख लेता हूं। तो सबसे पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं अगला रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता हूं आपके सामने। यहां पर देखिए बच्चों रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आप मान लीजिए आपके सामने एक नया वाला पुराना वाला पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस ऐसा कुछ है, ठीक। अब बोलते हैं कोई एक पॉइंट है P x, y, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, ये हमारे पास x डैश, तो ये कितना एंगल से हुआ रोटेट बच्चों आपके पास थीटा एंगल, मान लीजिए ऐसा कुछ है थीटा, ये दे रखा है थीटा, तो क्या ओनली फॉर x डैश होगा कि नहीं, इधर y डैश भी आने वाले से, क्योंकि जब रोटेट कर रहा हूं मैं तो कंप्लीट सिस्टम को रोटेट करूंगा x एक्सिस, क्योंकि आपके पास x डैश y डैश के बीच में अगेन एंगल 90 डिग्री दिखना चाहिए, ये भी एंगल हमारे पास कितना होने वाला था थीटा के एंगल से रोटेट होगा, ऐसा ये थीटा, तो ये वाला पार्ट भी हमारा थीटा एंगल से रोटेट होगा। अब जो ये पॉइंट है पहले तो px, y था, अब इसका नाम चलिए बोल देता हूं x डैश y डैश बोल देता हूं। नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम क्या है बच्चों आपके पास px डैश y डैश है। मुझे यहाँ पर रिलेशन दिखाने ये थीटा x y x डैश y डैश में, तो आप यहाँ पे ये बोलोगे कि सबसे पहली बात तो यदि यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये लेंथ आपके पास कितना y है, लेकिन इधर से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इधर वाला पार्ट ये वाला लेंथ आपके पास, ये लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, ये y डैश होने वाला था, ठीक। ये y डैश हम लोग यहां से यहां तक का लेंथ हमारे पास कितना x डैश, ठीक, निकल सकते थे, उसमें हमारे पास ये एंगल थीटा, तो मैं ये वाला लेंथ भी निकाल सकूंगा, यहां से यहां तक वाला पार्ट भी निकाल पाऊंगा, उसको माइनस कर दूंगा, फिर हमारे पास यदि ये वाला एंगल थीटा, तो आप मुझे ये बता दीजिए यहाँ तो 90 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो मतलब ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर यदि मैं तो ज्योमेट्री पार्ट लगाता हूँ तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाता है, ये लेंथ निकालेंगे, यहाँ पे साइन थीटा या कॉस थीटा का कांसेप्ट दो बार यूज कर लीजिएगा, एक बार साइन थीटा के केस में, एक बार कॉस थीटा के केस में, आपके सामने यहाँ से रिजल्ट आ जाती है। मैं क्या बोले समझ में नहीं लगा आपको, मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। चलो इसका नामकरण कुछ कर देते हैं, ये m, ये वाला n, और इसको क्या बोलना चाहिए बच्चों आप, p तो है ही, या q नहीं बोलेंगे क्योंकि थीटा जैसा सेम दिखता है, कुछ और नाम बोल दो, मान लो t बोल दिया, क्या दिक्कत है, पॉइंट के नाम रखने से क्या दिक्कत था बच्चों मुझे। यहां से ये वाला पार्ट क्या था y डैश, ठीक, ये वाला pn कितना लेंथ था, pn लेंथ बच्चों y, ठीक है, pn लेंथ आपके पास y हो गया, और ये पॉइंट o था तो om लेंथ कितना हो गया बच्चों यहाँ पे x डैश हो गया, और pm लेंथ y डैश था, ठीक, ये y डैश था, ये तो समझ में आता है, ठीक है बच्चों। तो मुझे क्या बता दीजिए कि यदि मैं यहाँ पे ये थीटा ये y डैश, तो ये वाला एंगल यहाँ पे मैं कौन सा लगा सकता हूँ, ये वाला हमारे पास तो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। ये लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे बात करूंगा इसमें, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या कॉस लगा दूंगा, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू
cos ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आपके पास दिस डिवाइडेड बाय दिस वाला पार्ट आ जाएगा, ये लेंथ निकल के आ जाएंगी, y डैश के टर्म्स में आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, निकाला जा सकता नहीं इजीली। ठीक, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे भी यदि मैं यहाँ पे बात कर लूं, यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये वाला लेंथ आपके पास कितना बच्चों x, और ये वाला थीटा तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला आपके पास कितना x, ये थीटा तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, निकाल पाएंगे क्या? यदि आप यहाँ पे इस ट्रायंगल में, छोटा वाला ट्रायंगल में यदि बात कर लोगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, बता दीजिए मुझे। tan थीटा इक्वल टू ये आपके पास tn डिवाइडेड बाय कितना आपके पास बच्चों x हो जाएगा, दिस बाय दिस हो जाएगा, तो tn इक्वल टू कितना हो गया, x tan थीटा, ये x tan थीटा यहां से यहां तक आपके पास कितना था बच्चों, आपके पास y था, यहां से यहां तक y था, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, y माइनस x tan थीटा। हम लोग क्या ऐसा भी लिख सकेंगे क्या, बिल्कुल लिख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। y माइनस x tan थीटा यहां से लेके यहां तक का लेंथ, ये भी मालूम था हमारे पास, यहाँ पे मालूम था। मैं इस ट्रायंगल में cos थीटा की बात कर सकता हूं क्या, cos थीटा इक्वल टू देखिएगा, cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, यहां से y डैश डिवाइडेड बाय y माइनस x tan थीटा, यहां से आपको एक रिलेशन तो दिख रहा है, xy x डैश xy y डैश और थीटा के टर्म्स में। ठीक, ये रिलेशन आपको याद नहीं रखना, याद क्या रखना मैं बता रहा हूं। इसी तरीके से यहाँ पे साइन की बात कर लेंगे तो ये भी निकाल पाएंगे, यहां से यहां तक मालूम चल गया, ये वाला निकाल लेंगे क्या आप, ये वाला निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे बताइए मुझे इसमें मैं कौन सा बात करूं, ये वाला, क्योंकि आपके पास कितना था एंगल, यहाँ पे 90 था, तो एंगल 90 था, तो cos ऑफ थीटा, यहाँ पे यदि ये छोटा वाला ट्रायंगल में cos थीटा लगाने जाएंगे, देखिए cos ऑफ थीटा लगाने जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, आप बताओ मुझे। cos ऑफ थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाय OT, तो आपके पास यहां से क्या हो जाएंगे, OT इक्वल टू x sec थीटा, तो ये वाला जो लेंथ था x sec थीटा हो गया था, तो मुझे t से लेके n तक का लेंथ कितना हो जाएगा, ये तो हमारे पास x डैश था, कंप्लीट x डैश माइनस x sec थीटा हो जाएगा। तो क्या इस ट्रायंगल में मैं sin थीटा की बात कर लूंगा, क्यों, sin थीटा इक्वल टू x डैश माइनस x sec थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास कितना y माइनस x tan थीटा, यहां से अगेन एक रिलेशन आ गया, ये रिलेशन सब बस आप देखिए ऐसे निकालते हैं, इसको नहीं पता चल रहा था कैसे निकालते हैं, ये कैलकुलेशंस है हमारा। लेकिन क्या इतने बेकार तरीके वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं इसको याद कैसे रखना है। ये सब आपको लगता है ज्यादा कुछ हो गया, मैं सिंपल वे में आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए ना, x डैश y डैश। ठीक है बच्चों, इधर आपके पास है x और इधर है y, बस ये एक टेबल याद रख लीजिए, आप यहां पे देख पा रहे, इसको हटाए यहां से। ठीक, ये x डैश क्या था यहाँ पे, ये x डैश, ये y डैश, ये x और ये y, बस इतना छोटा सा टेबल आपको याद रखना है, यही एक छोटा सा टेबल आपको याद रखना है बस बच्चों, ये टेबल याद रख लेते आपका काम हो जाएगा। ये टेबल क्या था, देखिए यहाँ पे x डैश y डैश, ये x डैश, ये y डैश, ये क्या है x और ये क्या है y है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos थीटा, ये sin थीटा, यहाँ पे आपके पास माइनस ऑफ sin थीटा और ये cos थीटा, बस ये टेबल याद रख लीजिए ना, आपका काम हो जाएगा। क्या था बच्चों, x डैश y डैश, यहाँ पे xy, x डैश y डैश आपके पास ये, और xy यहाँ पे cos sin माइनस sin cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, आपके पास sin का डिफरेंशिएशन cos जैसा कुछ पार्ट हो जाएगा। तो यदि मुझे यहाँ से मान लीजिए x डैश निकालना पड़े, नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना पड़े x डैश, तो कैसे लिखूंगा, x cos थीटा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा प्लस y sin थीटा, ऐसा लिख देंगे। एंड मुझे y डैश की बात करना होता है तो मैं x माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा हो जाता बच्चों, आपके पास बस ये पार्ट हो जाता, कोई दिक्कत तो नहीं, बस ये केवल याद रखिए, इतना सब ये कहानी याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, जिसको लगता है कि ये कहां से आता होगा, कैसे बना होगा सर, तो उसके लिए ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन यदि आपको रिजल्ट याद रखेंगे आपको क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आप जेईई मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये रिजल्ट याद रखिए, आपको इतना कुछ प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या था आपके पास रिजल्ट, x डैश y डैश एक्स वाई cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा था। यदि x डैश लिखने के बाद आ जाए, x डैश लिखने के बाद आ जाए x cos थीटा y sin थीटा, देखिए आप दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जा रहे हैं, यहाँ पे ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हुआ, ऐड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। एंड नंबर 3 में बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, लीनियर प्लस रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक साथ हो जाए तो कैसा होगा।
यदि दोनों एक साथ होता है तो आप यहाँ पे देखिए कोई आपके पास एक पॉइंट है P, आपके पास यहाँ पे ए अल्फा कोमा बीटा, पहले ओरिजिन यहाँ पे था, अब ओरिजिन यहाँ पे हो गया, क्या हुआ यहाँ पे ओरिजिन का शिफ्टिंग तो हुआ एंड साथ में एक्सिस रोटेट भी कर गया, कितना एंगल से, थीटा एंगल से। जब एक्सिस का रोटेशन भी होता है ओरिजिन का शिफ्टिंग भी होता है तो पी पॉइंट का पोजीशन का नाम तो बदल जाएगा। यहाँ पे पी पहले आपके पास एक्स हुआ है तो बाद में क्या हो गया एक्स डैश वाई डैश हो गया बच्चों। जब आपके पास ये चेंज हो गया तो यहाँ पे रिलेशंस क्या बनेंगे, रिलेशंस आपके पास ऐसा होता है एक्स इक्वल टू एक्स डैश cos थीटा माइनस वाई डैश sin थीटा प्लस कितना अल्फा। आपको अभी भी मैं बताया था ये कुछ अलग बात नहीं थी, यहाँ पे मैं बोला था बच्चों एक्स डैश वाई डैश था, ठीक है, और ये वाला पार्ट एक्स कोमा वाई था, ऐसा एक्स और वाई था। ये क्या था आपके पास cos थीटा sin थीटा, ये आपके पास माइनस sin थीटा cos थीटा था बच्चों। मैं आपको यहाँ पे एक्स डैश लिखने के लिए बताया था, एक्स डैश इक्वल टू क्या था एक्स cos थीटा वाई sin थीटा, ठीक। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि यदि मुझे एक्स ही लिखना पड़े यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों एक्स डैश cos थीटा माइनस वाई डैश sin थीटा जैसा ये वाला पार्ट। एक्स इक्वल टू देखिए ना यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ बच्चों, ठीक। इस तरह से पार्ट आप इसी में बस क्या कर रहे थे, यहाँ पे अल्फा ऐड कर रहे थे। और उसी तरीके से यदि y निकालने चाहते बच्चों तो क्या होता, ये देखिए एक्स डैश sin थीटा वाई डैश cos थीटा, वही तो है। यहाँ पे बस क्या हो गया बीटा ऐड हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बस इसमें अल्फा और बीटा को एक्स्ट्रा वे में ऐड कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे ओल्ड वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वल टू ओल्ड मतलब एक्स वाई इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश के टर्म्स में और अल्फा बीटा के टर्म्स में एक रिलेशंस आपके सामने आ जाता है। ये रिलेशंस आपको याद रखना है, ये वाला रिलेशंस आपको याद रख लेना। ये वाला तो पुराना वाला सिस्टम तो हमने अभी जो बात करा था कि ओनली फॉर रोटेशंस में कैसे बात करते हैं, यदि मुझे एक्स डैश लिखना हो तो दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते, फिर वाई डैश लिखना हो तो दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते। लेकिन एक्स लिखना हो तो दिस इंटू दिस ऐड करके आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते, सॉरी मल्टीप्लाई करिए उसके बाद आप ऐड कर दीजिए। ये वाला पार्ट यदि मुझे y लिखना हो तो एक्स डैश sin थीटा प्लस वाई डैश cos थीटा आपका हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक है बच्चों। तो ये टॉपिक आपके पास स्लोप के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले मतलब स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या इंक्लिनेशन, स्लोप मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है और कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ये कितना इंक्लाइंड है, यही हमारा स्लोप होता है। ये इंक्लाइंड मतलब पहली बात तो थीटा, अब थीटा स्लोप होता है कि नहीं, हमारे पास इस थीटा में यदि हम 10 लगा देते तो 10 ऑफ थीटा निकल के आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। इसको दूसरा नाम ग्रेडियंट भी होता है, ग्रेडियंट भी होता है, इसको आप रेट ऑफ मतलब चेंज भी बोल सकते हैं बच्चों। आप आगे जाके कैलकुलस में सीखते हैं ये चीजें कि रेट ऑफ चेंज भी आप इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपके पास मैं यहाँ पे ये बोला कि यदि मुझे स्लोप के बारे में बात करना हो तो स्लोप को m से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको आप ऐसे लिखते हैं tan ऑफ थीटा। आपके पास यही क्या है स्लोप, m फॉर स्लोप, क्या आपके पास ये tan थीटा। यहाँ पर जो थीटा है, थीटा जो है, थीटा आपके पास क्या है एंगल makes the line with positive direction of x axis in anti-clockwise direction, एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बच्चों पूरा बात आप समझिएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बनता है थीटा, इसी थीटा में 10 लगा देते तो आपके पास tan ऑफ थीटा बनती है, जिसको आप क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। यही आपके पास स्लोप होता है, tan ऑफ थीटा की वैल्यू, ठीक। इसी में हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन m इक्वल टू m, मतलब आपके पास tan ऑफ 0 डिग्री 0 हो जाता है। यदि आपके पास थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 हो जाने का मतलब क्या, ये लाइन और आपके पास ये एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना हो जाए 0 हो जाए। ये कब से बोला था बच्चों, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस, या तो लाइन एक्स एक्सिस ही हो जाए या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, तो उस केस में एंगल कितने बनेंगे
जीरो बनेंगे तो स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। ठीक, समझ में आता है। एंड दूसरा पॉइंट, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है बच्चों, वाई एक्सिस और डायरेक्टली वाई एक्सिस ही हो जाए, ये बोल सकते थे। देन आपके पास स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप मतलब आपके पास tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री कितना होती है बच्चों, अनडिफाइंड होती है। tan 90 डिग्री कितना, इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट वैल्यू जाती है। ठीक है बच्चों, आप यहां पे ये बताइए मुझे कि जब आपके पास स्लोप इन्फिनिटी हो गया, इस केस में लाइन कैसा था, या तो वाई एक्सिस के पैरेलल थे या तो वाई एक्सिस हो जाता था खुद बाय खुद। ठीक, ये कंसेप्ट आपके पास। एंड तीसरा बात आप ऐसे समझिए कि चलो ये तो 0 डिग्री पे देख लिया, 90 डिग्री पे देख लिया, आपके पास स्लोप क्या था। मैं एक और बात बोल देता हूं यहां पे, इफ थीटा इज एक्यूट, थीटा एक्यूट है, एक्यूट मींस आपके पास बच्चों, एक्यूट मींस 0 से 90 के बीच में, मींस थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, देन m इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्लोप होंगे, m मतलब स्लोप मींस कैसा स्लोप बच्चों, पॉजिटिव स्लोप होंगे, पॉजिटिव स्लोप मतलब आप इसको क्या बोलेंगे, यदि आपके पास एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव स्लोप बोलेंगे। एंड अब मान लीजिए इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा इज ऑब्ट्यूज, देन अब ऑब्ट्यूज के मींस बच्चों कितना, 90 से लेके 180 वाला पार्ट। तो आप यहां पे क्या बोलेंगे, स्लोप आपके पास जो होने वाला क्या है, निगेटिव स्लोप होने वाला बच्चों, निगेटिव स्लोप होने वाला है। निगेटिव स्लोप मींस आपके पास लाइन कुछ इस तरह का, ऐसा लाइन, ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव स्लोप बोलते हैं। जब हमारे पास एक्यूट एंगल बनता है तो पॉजिटिव स्लोप, अब जब हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो निगेटिव स्लोप आती है। आपके पास पॉजिटिव स्लोप का मतलब लाइन कुछ इस तरह से एक्यूट एंगल बना रहा हो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप वाला लाइन, और यहाँ पे बोलते हैं इसको निगेटिव स्लोप वाला लाइन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, बेसिक बात है, आपको ये आनी चाहिए थी। एक एक करके ये सारे बातें आप नोट करिए पहले, मैं फिर आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अगेन देख लीजिए बच्चों, आपको मैं यहाँ पे स्लोप के बारे में बता रहा हूं। मान लो कि आपके पास दो पॉइंट है, कोई दो पॉइंट है बच्चों, ए x1 y1 एंड दूसरा कोई पॉइंट है बी x2 y2, दूसरा पॉइंट है बी x2 y2, दोनों को ज्वाइंट करा, दोनों को ज्वाइंट करके आपके पास क्या लाइन सेगमेंट ए बी बना। क्या मैं इसका स्लोप निकाल पाऊंगा क्या, बिल्कुल, देखते हैं कैसे निकालते हैं। आपको स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, पहली बात तो इस मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल को एक लाइन प्लॉट कर, ये एंगल कितना बच्चों, थीटा ना। आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल बोलो, इसके साथ एंगल बोलो, एक ही बात, इसको यदि आगे आप एक्सटेंड करेंगे एंगल कितना होने वाला था, थीटा होने वाला था। ठीक है बच्चों, इसका कुछ चलो नाम दे देते हैं एम। मुझे ये नहीं तो बताइए ये कितना होगा, ये यदि मैं निकालने जाऊं यहाँ पे तो ये होता है x2 माइनस x1, और ये वाला कितना होता है बच्चों, y2 माइनस y1 होता है। मैं यदि इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, अब देखिएगा इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम tan ऑफ थीटा लिखता हूं बच्चों, tan ऑफ थीटा कितना हो जाता, ये बी एम डिवाइडेड बाय ए एम, कोई दिक्कत नहीं, दिस बाय दिस ना। ठीक, बी एम का मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 हो जाएगा। tan ऑफ थीटा इक्वल टू आपके पास कुछ ऐसा आ गया। क्या यही स्लोप है क्या, हाँ, tan थीटा को ही तो आप स्लोप बोलते हो। तो स्लोप निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या, कि यदि कभी दो पॉइंट गिवन हो तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अब यहाँ पे ये बात आती है कि सर y2 माइनस y1 या x1 y1 माइनस y2, अब कोई भी लिखिए, नोमिनेटर केस में जो लिखेंगे वही डिनोमिनेटर में भी आपको लिखना पड़ेगा। यदि y1 माइनस y2 लिखते तो यहाँ x1 माइनस x2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। y2 माइनस y1 लिखा तो x2 माइनस x1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मींस डायरेक्टली बोल सकते हैं तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आपका स्लोप होता है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ठीक है, इसको भी नोट करिए। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए बच्चों, हम लोग कोलिनियर से रिलेटेड बात कर लेते हैं। आपको मैं बोलता हूं कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। आपके पास ये 3 पॉइंट है, मान लीजिए कि 3 पॉइंट, एक पॉइंट यहां पे है बच्चों x1 y1 ऐसा कुछ होगा, दूसरा पॉइंट इधर कहीं b एंड तीसरा पॉइंट यहां पे कुछ c। ठीक, इसका भी कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट आपके पास क्या x3 y3। ठीक है,
हमने यहाँ पे क्या बोला, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियर होने का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक ही लाइन पे आ जाए। एक लाइन पे आने का मतलब क्या है, जैसे मान लो इसको आप ज्वाइंट करते हैं, इसको आप ज्वाइंट करते हैं, तो क्या ये एक लाइन पे आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो क्या कंडीशंस होंगे, यदि थ्री लाइंस आपके सॉरी 3 पॉइंट्स एक लाइन पे आ जाए, इसके क्या कंडीशंस होंगे? आप बोलेंगे 2 पॉइंट भी तो एक लाइन पे आ सकता है, तो वो तो ऑलवेज आता है। कहीं भी आप 2 पॉइंट रख लीजिए, कहीं भी 2 पॉइंट रख लीजिए, ज्वाइंट करेंगे वो तो एक ही लाइन बनेगा। लेकिन 3 पॉइंट में दिक्कत हो सकता था, ये अलग अलग लाइन हो सकती थी। लेकिन यदि एक ही लाइन पर 3 पॉइंट आ जाए तो कंडीशंस क्या होंगे बच्चों? तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला कंडीशंस जो सबसे बेसिक लेवल का बात होती है, आप ये बोल सकते थे कि यहाँ पे ए बी का जो लेंथ होगा सर, और बीसी का जो लेंथ होगा वही लेंथ हमारा एसी का भी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? आपके पास ये पार्ट आ जाएगा, एबी का लेंथ प्लस बीसी का लेंथ इक्वल टू एसी का लेंथ यदि होता है, इट मींस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ए बी एंड सी आर कोलिनियर। नंबर दूसरा कंडीशंस क्या बोल सकते थे बच्चों? यदि एक ही लाइन पे है तो आपको ये पता है कि स्लोप एबी का जो होगा, स्लोप ऑफ बीसी का जो होगा एंड स्लोप ऑफ एसी जो होगा, ये सब के सब क्या होंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे। सभी के सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, एबी का स्लोप, बीसी का स्लोप और एसी का स्लोप इक्वल हो जाएगा। नंबर 3 कंडीशंस आपको यहाँ पे देखिए कि जब तीन के 3 पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो क्या यहाँ से ट्रायंगल फॉर्म हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा सर। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0। अब मुझे ये बता दो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला हुआ करता था, 1/2 टाइम्स ऑफ, क्या होता था बच्चों? 1/2 टाइम्स ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये पार्ट इक्वल टू 0। आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 को चलो राइट साइड भेज लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास ये भी एक कंडीशंस बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 0 हो जाता। क्यों 0 होता है? क्योंकि ट्रायंगल तो बना नहीं, एक लाइन में 3 पॉइंट आ रहे हैं, तो ट्रायंगल कहां से बनेगा? ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया कहां से बनेगी बच्चों? इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना? 0 हो जाता। आपके पास 3 कंडीशंस है, कोई भी एक कंडीशंस लगा दीजिए, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। कोई भी एक कंडीशन सफिशिएंट अपने आप में यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। आप ज्यादातर इस कंडीशंस का यूज करना जानते हैं, ठीक है, इसका भी यूज कर सकेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट वाला रहने दीजिए, आपको मैं प्रीफर करूंगा सेकंड वाला यूज करो या नहीं तो थर्ड वाला यूज करो, आपका आसानी से हो जाएगी। यदि आप डिटरमिनेंट में कंफर्ट है तो थर्ड वाला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको दिक्कत लगता है तो ये स्लोप वाला कंडीशंस लगाइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी वे में इस चीजों को आप यहाँ पे समझ पाए, कोई खास दिक्कत यहाँ पे नहीं है। नोट कर लीजिए इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है, लेट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। आपके पास लाइन क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आपके पास दूसरा लाइन है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0 आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज क्या होने वाला है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 21 के क्वेश्चन से बच्चों। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो आपके पास क्या, यहाँ पे 3 साइड्स दे रखा है, उसका इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस और दिस। मान लीजिए कि मैं सॉल्व करता हूं, L1 लाइन क्या था, मैं आपको यहाँ पे तीनों लाइन सॉल्व करके दिखाता हूं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा लाइन क्या था बच्चों? x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। आपके पास ये फर्स्ट लाइन और ये वाला पार्ट सेकेंड लाइन, दोनों को पहले सॉल्व कर लेता हूं। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, ये y यहां से कितने आ जाएंगे बच्चों? 1 माइनस 2, आपके पास कितना? माइनस 2 इक्वल टू 0। इट मींस y इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। अब ये y इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन से उठा के रख दीजिए नहीं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। x ये कितना? माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, x इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब एक पॉइंट तो आ गया बच्चों आपके पास 1,2। मान लीजिए ए पॉइंट बोल देता हूं, कितना? 1,2 आ गया। ठीक है, अब मैं फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व किया था, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर सकता हूं, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर सकता हूं, कोई भी दो लाइन उठाते हैं। x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करता हूं। ये L1 लाइन था और L3 कितना बच्चों? 2x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0। आपको क्या करना चाहिए? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक, 2 से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना होगा? 2x, ये वाला 2x सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। मैं एक साथ करता हूं, ये मान के चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस और ये माइनस, 2x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, -2 प्लस आपके पास तो ये कितना हो जाएगा? 3y, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 माइनस 10, 1 नहीं आपके पास यहाँ पे 2 माइनस, आपके पास यहाँ पे देख लीजिए कितना? 10, आपके पास 11 है, 2
माइनस आपके पास 11, तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, यहां से 3 आ गया। ठीक, y की वैल्यू 3 आ गया, तो फर्स्ट इक्वेशन से उठा के रख दीजिए y की वैल्यू 3, तो आपके पास क्या x की वैल्यू कितना आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन से उठा के रख देंगे यहाँ पे, तो 3, तो आपके पास ये वाला कितना 2 आ जाएगा। तो मान लीजिए ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट कितना 2,3 आ गया। अगेन आपके पास एक और फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया, फर्स्ट और थर्ड सॉल्व कर लिया, सेकंड और थर्ड सॉल्व कर लीजिए बच्चों। फर्स्ट और थर्ड यदि सॉल्व कर लेंगे, मान लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप सेकंड और थर्ड सॉल्व करो। सेकंड लाइन x - 2y + 3 = 0, और थर्ड लाइन कितना 2x - 5y + 11 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। ये वैल्यू जो आपके पास 7,5 आ जाता है। अब मान लीजिए ये पॉइंट भी आ जाएगा, x की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू आपके पास कितना 5 आ जाता है। मतलब इसको चलो सी पॉइंट बोल देते हैं 7,5। अब मुझे ये बताइए कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है आपके पास, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट मालूम है। चलो इसको ए बोलो, इसको बी बोलो और इसको सी बोला, कुछ ऐसा पार्ट है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। आपके पास ए पॉइंट भी मालूम, बी पॉइंट भी मालूम, सी पॉइंट भी मालूम, और ये क्या एबीसी मिड पॉइंट ऑफ कोई एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम बोल सकते थे पी क्यू आर, पी क्यू आर। मुझे पूछा है यहाँ पे, अच्छा एक बात बोला, एरिया ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का ये मिड पॉइंट था। आप इसको दूसरा नाम दीजिए, इसको बोलिए पी, ये वाला पॉइंट को बोलिए क्यू, और इसको बोलिए आर। ये हमारे पास ए, ये बी, ये सी, ये पी क्यू, आपके पास ये आर है। ठीक, कुछ ऐसा है आपके पास। ये पी क्यू आर, पी पॉइंट भी मालूम, क्यू पॉइंट भी मालूम, आर पॉइंट भी मालूम बच्चों। तो क्या मैं ये पी पॉइंट मालूम, क्यू पॉइंट मालूम, आर पॉइंट मालूम, तो ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाऊंगा क्या? बिल्कुल। ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या है, ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, आपके पास क्या लिखते, डिटरमिनेंट वाला जो कांसेप्ट लिखते बच्चों, उसके मेथड से आप निकाल पाएंगे कि इसके एरिया। यदि ये एरिया निकल जाएगा तो टोटल एरिया निकालने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, बस आपका कंप्लीट एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि आपने यहां तक यदि लिखा हो तो मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, इधर वाला पार्ट तो आप समझ ही रहे थे, नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे बोलता हूं आपको, यहाँ पे साइड में इसका एरिया भी निकाल के मैं बता देता हूं। आप मुझे बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा? आप बोलते हैं हाफ। आपके पास क्या पी पॉइंट कितना, क्यू पॉइंट कितना, आर पॉइंट कितना? ये आपके पास 1 2 1 था। आप इसी ऑर्डर में लेंगे या क्लॉकवाइज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बनती बच्चों। 7 5 1, आपके पास ये 2 3 1, कुछ ऐसा पार्ट। यदि आप इसका एरिया निकालते हैं तो ये आपके पास 3/2 आ जाता है। मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स ऑफ 3/2, तो आपके पास कितना हो जाएगा 2, मतलब आपके पास 6। तो फाइनल आंसर कितना बच्चों, यहाँ पे 6 स्क्वायर यूनिट, आपके पास स्क्वायर यूनिट आपका एबीसी एक कंप्लीट जो ट्रायंगल था उसका एरिया हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। बस मुझे ये मिड पॉइंट निकालने थे। मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको साइड्स को तो सॉल्व, आपके पास जो लाइंस दिए थे उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपके पास पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट आ जाते हैं। ये तीनों पॉइंट आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए और फाइनल एबीसी का एरिया निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिकॉज ये जो पार्ट होता है इसका एरिया आपके पास जो है टोटल का 1/4 होता है। ये आपको मैं बताया था जब मैं सेंट्रोइड वाला कंसेप्ट पढ़ा रहा था, तब उस केस में मैं यहाँ पे आपको बताया था ये नोट पॉइंट डाल के। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे हो। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स अल्फा कॉमा बीटा सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट, आपके पास क्या पॉइंट है 5 6 3 2 एंड अल्फा कॉमा बीटा इज 12 स्क्वायर यूनिट, इज 12 स्क्वायर यूनिट, then the least possible length of a line segment joining the origin to a point A is, क्या होने वाला बच्चों, आपके पास यहाँ पे कि पहले बार तो 3 पॉइंट्स दिया, तो मैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बच्चों, हाफ 5 6 1 3 2 1 अल्फा बीटा 1, और ये कितना दे रखा 12, तो 12 दे रखा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 12 दे रखा, तो यदि मॉडुलस हटाएंगे तो +-12 लिखोगे आप, कोई तो दिक्कत नहीं आपके पास। उसके बाद ये डिटरमिनेंट को आप ब्रेक कर दीजिए। डिटरमिनेंट को जब ब्रेक करेंगे तो ये 4 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू आपके पास बन जाता है बच्चों +-24 + 8। ठीक है, +-24 + 8 आपके पास आ जाता है। तो यहां से मान लीजिए मैं प्लस वाला साइन लेता हूं, 4 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू प्लस वाला साइन लेने से 32
एंड माइनस वाला साइन लेने से 4 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू आपके पास कितना, माइनस साइन लेने से ये पार्ट आपके पास कितने आ जाएंगे, माइनस ऑफ आपके पास 24 तो 16 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। यहां से इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 16 एंड यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -8। आपके पास ये पार्ट आया। अब आपके पास क्या बोला कि यदि मुझे यहां पर देखिए ए बी दे पॉइंट मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पॉइंट्स अल्फा बीटा such that the area of triangle formed by the points this is 12x curve, then the least possible length of line segment joining the origin to a point A is क्या होने वाला। पहले इसको लाइन में कन्वर्ट कर लेते, 2x माइनस वाई इक्वल टू 16 एक लाइन आपके पास हो गया, और यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू -8 आपके पास ये दूसरा लाइन हो गया। चाहो तो इसको लेफ्ट साइड ले आओ, लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये कितना -16 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों +8 इक्वल टू आपके पास 0 हो गया। ठीक, दो लाइन है, मान लिया कि इस लाइन को मैं बोला L1 लाइन और इसको बोलता हूं मैं L2 लाइन। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं इस लाइन का भी और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं इसका भी, देखते हैं दोनों में कौन सा लीस्ट होने वाला बच्चों। मैं पहले L1 लाइन को लेके चल रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1 लाइन में यदि x की जगह 0 y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -16 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। आपके पास कितने हो जाएंगे बच्चों, 16 डिवाइडेड बाय आपके पास 4 प्लस 1 5 मीन 16 डिवाइडेड बाय आपके पास √5। एक लेंथ ये आया, चलो इसको बोल दिया P1 परपेंडिकुलर लेंथ फर्स्ट, एक लेंथ आपके पास ये। दूसरा लाइन यदि मैं लेता हूं L2 लाइन लेता हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन कितना हो जाएगा, यहां पर पुट करेंगे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, ओरिजिन से डिस्टेंस बोला था बच्चों, तो ये आपके पास 8 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, जिसको चलो बोल देते हैं P2। आप मुझे बताइए P1 और P2 में दोनों में कौन सा लिस्ट है, ये है 16 बाय √5 और यहाँ पे 8 बाय √5, तो लिस्ट आपके पास डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस आपके पास कौन सा है, P2, और P2 कितना था बच्चों, 8 बाय √5। आपसे यही तो पूछा था कि लिस्ट डिस्टेंस मुझे बताइए, तो क्या आंसर बताएंगे आप, 8 बाय √5 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 21 में पूछा गया क्वेश्चन से, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे बच्चों। आप इस क्वेश्चन को देखिए कितना इजीली तरीके से यहाँ पे कर पा रहे हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है, कंसीडर अ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस ए आपके पास है, बी आर आपके पास सी है। इफ ए लाइन एल पासिंग थ्रू द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी bisects line BC and intersects y-axis at point 0, alpha by 2, then the value of real number alpha is क्या होने वाला है, यहाँ पे बताइए हम कैसे निकालेंगे चीजों को। सबसे पहले तो आपके पास कोई ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए, इस तीनों वर्टिसेस को आप अच्छे से लिखिए। जैसे मान लीजिए ए वर्टिसेस आपके सामने कितना दे रखा है, -2,3, बी वर्टिसेस कितना 1,9 एंड सी वर्टिसेस आपके पास 3,8। आप बोलोगे, आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हुआ सर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशंस होती है बच्चों, कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना चाहिए। तो आपके पास क्या, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। आप यहां पर निकाल के देखो, आपको यही निकल के आने वाला है। ये लेंथ ए बी निकालो, ये लेंथ आपके पास बीसी निकालो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल टू ये वाला पार्ट का स्क्वायर हो जाता है। इस केस में यहाँ पे एंगल कितना हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। आपको पहले पता नहीं चल रहा था, ऐसा नहीं कि पॉइंट देखने से आपको पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, ऐसा नहीं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप मान लीजिए एक नॉर्मली एक ट्रायंगल बना लिया और आप एक बार चेक कर रहे थे कि यहाँ पे क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज बनती है, यदि बनती है तो हम लोग इसको ऐसे हम ठीक है बना सकेंगे। अब मुझे एक बात और बताइए, आगे बोला क्वेश्चन में, ठीक है ये तो चलो ट्रायंगल हो गया। इफ ए लाइन एल पासिंग थ्रू द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सर्कमसेंटर, जब कोई ट्रायंगल राइट एंगल होता है तो सर्कमसेंटर कहाँ होता है, आपको बताया था सर्कमसेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है बच्चों, यहाँ पे ये वाला पॉइंट। तो ये मिड पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 आपके पास कॉमा 4, 1/2 4 आ जाएगा मिड पॉइंट। एंड आगे बोला ए लाइन एल पासिंग थ्रू द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्ट्स लाइन बीसी, बीसी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा बच्चों। यहाँ पे देखिए ये कोई बीसी का ये भी मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पोर्शन से डिवाइड करना मींस मिड पॉइंट होने वाला। इसको चलो डी ई कोऑर्डिनेट बोल देते। ये कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे क्या, 3 + 1 4, मतलब आपके पास ये 2 9, आपके पास कितना 17/2, 2,17/2 आ गया आपके पास ये पॉइंट। अब मुझे क्या बोला है कि ये दोनों से होते हुए एक लाइन पास कर रही है, इस दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन पास कर रही है। ठीक है बच्चों,
तो मैं इस लाइन का इक्वेशंस निकालना चाहूंगा, ये लाइन का इक्वेशंस कितना हो जाएगा। तो आप कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, 2 पॉइंट गिवन है, तो y माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना था बच्चों, आपके पास 8 + 3 11/2 ना, 11/2, 1/2 11/2 था पॉइंट आपके पास, ठीक है, और 2 17/2, ठीक है बच्चों, 11/2 इक्वल टू y2 माइनस आपके पास y माइनस y1, यहां पे लिख सकते थे 8 माइनस 11/2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/2 इंटू x माइनस 1/2। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक अच्छा सा लाइन बन जाएगा, लाइन कैसा, y इक्वल टू 2x प्लस आपके पास 9/2 आ जाता बच्चों, ठीक, कुछ ऐसा एक लाइन बन जाता आपके पास। अब ये जो लाइन आ गई, ये बोला क्या कि y एक्सिस के किसी एक पॉइंट 0 का मान α/2 से पास कर रहा है, तो 0 ये लाइन 0 का मान α/2 से पास कर रहा है, α/2 से पास कर रहा है, तो क्या यहाँ पे पुट कर दूं मैं, x की जगह 0, y की जगह कितना α/2, तो ये α/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 9/2, इट मींस अल्फा की वैल्यू कितना हो गया 9 आ गया। अब से यही तो पूछा जाएगा अल्फा की वैल्यू कितना होने वाला है, इन रियल नंबर अल्फा इज कितना बच्चों 9। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2021 के क्वेश्चन है, 21 में क्वेश्चन कितना आसान से पूछा था, स्ट्रेट लाइन से आप बहुत ही इजीली तरीके से क्वेश्चंस को कर पाते हैं, ठीक है। हर साल स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, आप इसको यदि अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार तो आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाला बच्चों, ठीक है। तो इस लेसन में मैं यहीं तक मैंने देता हूं, अगले लेसन में मैं लेके आता हूं आपके सामने कि आपका स्ट्रेट लाइंस के वेरियस फॉर्मेट में इक्वेशंस कैसे निकालते हैं बच्चों, उस फॉर्मेट में हम देखेंगे कि करके कैसे इक्वेशंस निकलेगा। फिर यदि इक्वेशंस आ जाएंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात कर लेंगे, अगेन यदि आपके पास लाइंस आ गया तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है वो भी देख लेंगे, यदि एंगल है तो एंगल बाइसेक्टर की बात होती है, वो सब बात यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ अगले लेसन में, ठीक है बच्चों। तो इस लेसन में यहीं तक, चलिए आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को बच्चों, और मतलब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि मतलब चीजें मतलब आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या नहीं आ रहा है तो मतलब बताइए कि मैं और कौन सा चैप्टर्स आपके सामने लेके आता हूँ, या मैं अपने मतलब स्पीड्स को थोड़ा सा नॉर्मल करूँ, ज्यादा तेज करूँ, या किस तरह से आप कमेंट करके बता सकेंगे, मुझे फीडबैक दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लेसन में इतना ही, थैंक यू।